नमस्कार बच्चों, हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का स्वागत है। संधि भाग 1 में आपने संधि की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जाना। संधि भाग 1 में हमने उसके प्रथम उपभेद स्वर संधि के सभी भेदों को विस्तार पूर्वक समझा है। तो आइए आज हम संधि के शेष 2 उपभेद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को विस्तार पूर्वक समझते हैं। उससे पहले हमने जो भाग 1 में पढ़ा था उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने जाना था कि संधि क्या होती है, उसकी परिभाषा, संधि विच्छेद के बारे में पढ़ा था, संधि के भेदों के बारे में जाना था कि संधि के 3 भेद हैं और स्वर संधि के हमने 5 भेद दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि के बारे में जाना था। वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि के बारे में जाना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है बच्चों? व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन जानते हैं ना हम लोग, क ख ग घ, ये सारे क्या हैं? व्यंजन। तो व्यंजन का व्यंजन या फिर स्वर से जब मेल किया जाता है और उससे जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं व्यंजन संधि। उदाहरण देखेंगे, जगत जमा ईश। तो यहाँ पे त जमा के निशान से पहले क्या आ रहा है? त आ रहा है। ये हमने यहाँ लिखा बाहर। जमा के निशान के बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। तो त जमा ई, त परिवर्तित हो गया द में और द पे हम वो मात्रा लगा देंगे जो यहाँ पे जमा के निशान के बाद दी हुई है, यानी बड़ी ई की। तो हमारा परिवर्तित हो जाता है यहाँ पे द में। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, उत जमा लेख। यहाँ पे जमा के निशान से पहले त है और यहाँ पे जमा के निशान के बाद ल है। ठीक है, तो यहाँ पे त किस में परिवर्तित हो गया? ल, स्वर रहित ल में। ठीक है, तो यहाँ पे जमा के निशान के बाद ई आ रहा है यानी स्वर आ रहा है और यहाँ पे जमा के निशान के बाद ल आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा है। और जमा के निशान के दोनों उदाहरणों में हम देखेंगे कि त दिया गया है। यहाँ पे त को हमने द में परिवर्तित कर दिया और यहाँ पे त को हमने ल में परिवर्तित कर दिया। अब ये जो परिवर्तन हुआ है ये क्यों हुआ है बेटा? इसके लिए हमें व्यंजन संधि के कुछ नियमों को जानना पड़ेगा। तो व्यंजन संधि का प्रथम नियम है वर्ग के प्रथम वर्ण। वर्ग क्या होता है? क ख ग घ ण। तो एक वर्ग में ये 5 वर्ण आए। ठीक है, तो वर्ग का प्रथम यानी पहला वर्ण, पहला अक्षर उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कैसे? जैसे जमा का निशान यहाँ दिया हुआ है, इससे पहले ये 5 अक्षर लिए हुए हैं मैंने। ठीक है, ये 5 वर्ण कौन से हैं? पांचों वर्ग के प्रथम वर्ण। इसको याद करने के लिए, क से लेके म तक के सभी व्यंजनों को याद करने के लिए अगर हम इन पांचों को इस प्रकार से याद करेंगे, अगर आप बोलोगे ना कचट तप, तो आपको ये पांचों बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे और क से लेके म तक के सभी व्यंजन हमेशा याद रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। तो हमको इसको किस तरीके से याद करेंगे? कचट तप। तो पांचों वर्ग के प्रथम वर्ण हैं ये क, च, ट, त और प। ठीक है, इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। कचट तप, इसको इस तरीके से याद करेंगे। उसके बाद जमा के निशान के बाद देखेंगे आप वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन। ठीक है, या तो जमा के निशान के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए या फिर य, र, ल, व, इनमें से कोई आए या फिर कोई स्वर आए। ठीक है, स्वर अ आ इ ई जिसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले भाग में, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये है क वर्ग का पहला वर्ण क्या हुआ? क। इसका तीसरा व्यंजन कौन सा हुआ? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? क, ख, ग। तो तीसरे नंबर पे क्या आता है? ग। अब च जो है, च वर्ग का प्रथम वर्ण है, च, छ, ज। तीसरा वर्ण क्या है? ज। ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड। त वर्ग का तीसरा वर्ण द। त थ द ध बोलते हैं।
प फ ब भ म। तो प हमारा प वर्ग का पहला वर्ण है और ये है ब। तो ये इसमें कब परिवर्तित होगा? जब आपका जमा के निशान के पहले इनमें से कोई एक अक्षर आएगा, ठीक है, और जमा के निशान के बाद या तो वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए, या य र ल व आए, या कोई स्वर आए, तो हम क्या करते हैं, ये जो पहला वर्ण दिया हुआ है हर वर्ग का, इसको हम इस तीसरे में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, वर्ग देख लीजिए आगे, ये हैं पांचों वर्ग। क वर्ग क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, तो इसका पहला वर्ण क्या है? क च ट त और प, ये पहला वर्ण है और ये परिवर्तित हो जाएगा इसमें ग ज ट ड द और ब में। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा नियम देखेंगे, वर्ग का पहला वर्ण पांचवें में कैसे बदल जाता है। ठीक है, वो इस प्रकार बदलेगा, जमा के निशान के बाद इन पांचों में से कोई भी एक अक्षर आएगा, कोई भी एक वर्ण आएगा, और जमा के निशान के बाद यदि आपके पास म और न आता है तो आपका ये जो वर्ण है इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये पांचवें वर्ण हो गए और ये पहले वर्ण हैं उसी वर्ग के। तो ये क्यों बदले हैं पांचवें में? क्योंकि जमा के निशान के बाद आपके पास म दिया हुआ है या फिर न दिया हुआ है। उदाहरण देखिए, सत्य जमा मार्ग, जमा के निशान के बाद त दिया हुआ है, तो ये त जो है ये न में हमने परिवर्तित कर दिया, यानी स्वर रहित, इसमें अ की साउंड नहीं आ रही है, अ का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है, यानी ये आधा न है। तो यहाँ पे त जो है वो आधे न में परिवर्तित हो गया है, तो ये शब्द हमारा बन गया सन्मार्ग। ठीक है, न क्या है? पांचवा वर्ण हुआ, और त क्या है? पहला वर्ण हुआ। षट जमा मुण मुख, षट जमा मुख षणमुख। क्यों बदला ये ण में? क्योंकि इसका पांचवा जमा के निशान के बाद ट दिया हुआ है। ट देखो यहाँ पे पहला वर्ण है, पांचवा वर्ण आपका ण है, इसलिए हमने, क्योंकि जमा के निशान के बाद म आया है, दोनों में म आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने म को त की जगह न लिया है और ट की जगह ण लिया है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण लिया है। समझ में आई? उसके बाद हम लेते हैं त संबंधित तीसरा नियम। अब तीसरा नियम बेटा बहुत ही सरल है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ना, बहुत आसान है ये। देखो आप सारे में देखो, ये पांच मैंने उदाहरण दिए हैं यहाँ पे, तो पांचों में हमने जमा के निशान से पहले त लिया हुआ है। ठीक, अब जमा के निशान के बाद पहले पॉइंट में आपके क्या आ रहा है? जमा के निशान के बाद च और छ आ रहा है, या तो च आएगा या छ आएगा, तो त हमारा किस में बदल जाएगा? आधे च में, यानी स्वर रहित च में। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण उत जमा चारण, अब जमा के निशान के बाद च आ रहा है, ठीक है, तो त को हमने आधे च में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार जमा के निशान के बाद ज या झ, इन दोनों में से कोई एक आता है, चाहे कोई भी आए एक, ठीक है, तो ये ज में परिवर्तित हो जाएगा, स्वर रहित ज में। सत्य जमा जन, अब यहाँ पे ज दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे त जो है हमारा किस में परिवर्तित हो गया? आधे च में। ट या ठ दिया हो जमा के निशान के बाद, तो ये ट में परिवर्तित, चाहे ये आए चाहे ये आए, दोनों में से कोई भी एक आएगा, लेकिन यहाँ पे त हम बदल देंगे ट में। ठीक है, तत् जमा टिका, तो यहाँ पे तट्टिका हो जाएगा। अब ड या ढ, इन दोनों में से कोई आएगा तो ये ड में परिवर्तित हो जाएगा। त को हम ड में परिवर्तित, उत जमा डयन, तो यहाँ पे जमा के निशान के बाद ड आ रहा है, तो हमने यहाँ पे त को परिवर्तित कर दिया ड में। त जमा ल,
ये आधे ल में यदि जमा के निशान से पहले त दिया हुआ है और जमा के निशान के बाद ल दिया हुआ है, तो हम त को परिवर्तित कर देंगे ल में, स्वर रहित ल में, यानी आधा ल। उत जमा लेख, ये बन जाएगा उल्लेख। अगला देखेंगे, त जमा ह। ठीक है, यदि जमा के पहले आपको त दिया है और जमा के निशान के बाद ह दिया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम किस तरीके से बदलेंगे इसको, यहाँ पे हम त को भी बदल देंगे और ह को भी बदल देंगे। ठीक है, जैसे उत जमा हार, जमा के निशान से पहले त दिया हुआ है और जमा के निशान के बाद ह दिया हुआ है, तो ये हमें नियम सिखाता है कि यदि जमा के निशान के बाद ह दिया गया है तो ह को हम परिवर्तित कर देते हैं ध में, ध धनुष में। ठीक है, और त को हम परिवर्तित कर देते हैं द में। द जो होता है वो स्वर रहित होता है और ध जो होता है वो स्वर सहित होता है, यानी ये आधा लिखेंगे और ये पूरा लिखेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे उत जमा हार हमने शब्द बनाया है उद्धार। अगला देखिए, 7वें नंबर पे दिया गया है, जमा के निशान से पहले त ही है और जमा के निशान के बाद श है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, त को च में और श को छ में परिवर्तित कर देंगे। यदि जमा के निशान के बाद श दिया गया है, श शलगम वाला, तो आपको त भी बदलना है और श भी बदलना है। त को हम बदलेंगे आधे च में और श को हम बदलेंगे पूरे छ में, यानी स्वर रहित और स्वर सहित। अब यहाँ पे सत जमा शास्त्र दिया गया है, तो त को हमने आधे च में लिया है और श को हमने छ में लिया है, तो ये बन गया सच्छात्र। इसका चौथा नियम देखेंगे, छ संबंधी नियम। ठीक है, कोई भी स्वर जमा के निशान से पहले अगर कोई भी स्वर दिया गया है, कोई भी, ठीक है, 11 स्वर हैं, 11 में से कोई भी स्वर दिया गया है और जमा के निशान के बाद छ दिया गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, छ से पहले हम च को लिखेंगे। यदि ऐसा कुछ दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम छ भी लिखेंगे लेकिन छ से पहले क्या लिखेंगे, च। कैसे, वी जमा छेद। ठीक है, तो वी जमा छेद, जमा के निशान से पहले छोटी ई और जमा के निशान के बाद छ, अभी आपको बताया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आधा च लगा देंगे। ठीक है, छ तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यानी वी भी लिखेंगे, छेद भी लिखेंगे, लेकिन सिर्फ इसमें हमको क्या जोड़ना है, और आधा च ये जोड़ना है। ठीक है, अब अनु जमा छेद, अब जमा के निशान से पहले ऊ की ध्वनि आ रही है, जमा के निशान के बाद छ दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अनु भी लिखेंगे, छेद भी लिखेंगे, लेकिन आधा च साथ में लिखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जमा के निशान से पहले कोई भी स्वर दिया गया हो और जमा के निशान के बाद छ छतरी, छ दिया गया है, छ छतरी वाला, तो आपको शब्द दोनों ही लिखने हैं, जमा के निशान से आगे और पीछे वाले, लेकिन बस बीच में क्या करना है, हमें आधा च और लगा देना है। ठीक है, अब 5वां नियम देखेंगे, म संबंधी नियम। नियम जो है म संबंधी नियम, म संबंधी नियम में पहला पॉइंट देखेंगे ध्यान से, म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आए, यानी जमा के निशान से पहले म दिया गया होगा और जमा के निशान के बाद क से लेके म तक का कोई भी व्यंजन, यानी कोई भी वर्ण आएगा, कोई भी अक्षर आएगा, तो हम क्या करेंगे, म को उस व्यंजन वर्ग के 5वें वर्ण में, जो 5वें नंबर पे वर्ण आता है बेटा, उसमें बदल देंगे। ठीक है, अब ये क से म तक की सभी व्यंजन किस याद करने का तरीका बताया था अभी आपको मैंने, कचट तप, ये 2 शब्द अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। क से म तक के वर्णों को आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाएंगे। तो हमने इसमें क्या बताया आपको पहले नियम में, कि जमा के निशान से पहले म दिया गया होगा और जमा के निशान के बाद क से लेके म तक जो व्यंजन है, उनमें से कोई भी व्यंजन आता है, जैसे यहाँ पे सम जमा गति, ग आया, ठीक है, तो हमने ग को यहाँ पे अंग इसमें बदल दिया। क्यों बदला, क्यों, क्योंकि
क, ये ग जो है कौन से वर्ग का है? क वर्ग का। क ख ग घ ग, ये 5वें नंबर पे आता है, इसलिए हमने यहाँ पे संगति, अंगति, ठीक है, साउंड सुनाई दे रही है, तो ये 5वां वर्ण है क वर्ग का। सम जमा ध्या, ठीक है। अब यहाँ पे जमा के निशान से पहले दोनों में म आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जमा के निशान के बाद ध आ रहा है। अब ध कौन से वर्ग का है? त थ द ध न, 5वें नंबर पे कौन सा आया? न। त वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है? न। तो हम यहाँ पे संध्या, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो न की साउंड आती है, तो हमने यहाँ पे संध्या लिखा है यानी कि म को हमने न में परिवर्तित कर दिया। दूसरा नियम देखिए, जमा के निशान से पहले म दिया क्या होगा, ठीक है। अब जमा के निशान के बाद य र ल व श क्ष स ह, इनमें से कोई भी एक आए तो हम क्या करेंगे? म को अनुस्वार में बदल देंगे। कैसे? जैसे सम जमा योग, अब यहाँ पे य आ रहा है, अभी बताया आपको, य र ल व श श क्ष स ह, इनमें से कोई भी एक आएगा तो इसको हम अनुस्वार में बदल देंगे म का, तो ये आ गया संयोग, ठीक है। सम जमा सार, संसार, इसको हमने अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स आ रहा है, अभी आपको बताया मैंने, इनमें से कोई भी एक आएगा तो हम इसको अनुस्वार में बदल देंगे म को, ठीक है। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग का मेल, विसर्ग जानते हैं ना, ये जो इस प्रकार से 2 डॉट लगाई जाती है, ये विसर्ग कहलाता है। तो देखेंगे इसको विसर्ग का मेल यदि किसी स्वर या व्यंजन से हो तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। कैसे? नमः जमाते, अब यहाँ पे नम के बाद विसर्ग दिया हुआ है तो ह की साउंड देता है विसर्ग, नमः बोलेंगे इसको, नमः जमाते, यहाँ पे विसर्ग हट गया है और यहाँ पे हमने आधा स लिख दिया, ठीक है। तो ये विसर्ग को हटाकर इसमें परिवर्तन आ गया, यहाँ पे स में बदल गया ये। निहि जमा आशा, अब इसमें विसर्ग जो है वो र में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। अब ये परिवर्तन क्यों आए हैं, इसके भी कुछ नियम हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। विसर्ग संधि के नियम, ठीक है। अह यानी जमा के निशान से पहले अगर विसर्ग आ रहा है और जमा के निशान के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण ये आता है, जैसे ग घ ण, क ख ग घ ण, क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, ठीक है। या तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर इन चारों में से कोई एक आए, य र ल व में से, ठीक है। तो ये ओ में बदल जाता है। कौन? विसर्ग। यदि जमा के निशान से पहले विसर्ग दिया गया हो और जमा के निशान के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या 5वां अक्षर हो या फिर य र ल व में से कोई भी एक वर्ण हो तो हम विसर्ग को हटाकर ओ लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे जमा के निशान के बाद पहले विसर्ग दिया है यश है, ठीक है, विसर्ग को हमने ओ में परिवर्तित कर दिया। क्यों? क्योंकि जमा के निशान के बाद द आ रहा है, द की साउंड सुनाई दे रही है। अब द क्या है? तीसरा अक्षर है त वर्ग का, त थ द तीसरे नंबर पे आता है बेटा, तो हमने इसलिए इसको विसर्ग को हमने ओ में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा नियम देखेंगे, विसर्ग का र में परिवर्तन किस तरह से होता है। जमा के निशान से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो, यानी जमा के निशान से पहले विसर्ग तो दिया हुआ है लेकिन अ या आ ना हो, कोई और स्वर हो, ठीक है। तो और जमा के निशान के बाद ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जमा के निशान से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ और आ की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही, कोई दूसरा स्वर सुनाई दे रहा है,
ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जमा के निशान के बाद या तो कोई स्वर आ रहा है, ठीक है, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर आ रहा है, पांचवा वर्ण आ रहा है, या फिर य र ल व इनमें से कोई एक आ रहा है। ठीक है, ये क्या बातें ध्यान रखनी है इस वाले नियम में हमें कि जमा के निशान से पहले विसर्ग आ रहा है, लेकिन विसर्ग से पहले हमें अ आ की ध्वनि सुनाई नहीं देनी चाहिए, कोई दूसरा स्वर सुनाई देना चाहिए। ठीक है, और जमा के निशान के बाद कोई भी स्वर आए या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या फिर य र ल व आए, इनमें से कोई एक आए तो हम इसको र में, आधे र में यानी स्वर रहित र में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये है जमा के निशान से पहले नहीं दिया गया। तो ये जो विसर्ग है इससे पहले न पे कौन सी साउंड आ रही है, कौन सी आवाज सुनाई दे रही है? छोटी ई की। आ नहीं है ना, छोटी ई है। और जमा के निशान के बाद क्या लिखा है? धन। ठीक है, तो ध की साउंड आ रही है। ध क्या है? त थ द, ध चौथे नंबर पे आया। ठीक है, तो जमा के निशान से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर छोटी ई की ध्वनि सुनाई दे रही है, और जमा के निशान के बाद ध दिया गया है जो त वर्ग का है, चौथे नंबर का वर्ण। उसको हम धन को तो यूं का यूं लिख देंगे और नी को भी यूं का यूं लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन विसर्ग हटाकर, हमने विसर्ग को हटाकर इसको हमने किस में बदल दिया है? आधे र में, यानी स्वर रहित र में, जो हम आगे आने वाले अक्षर के ठीक ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हम नीचे दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूह जमा आचार। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जमा के निशान से पहले विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले ध्वनि सुनाई दे रही है छोटे ऊ की। ठीक है, अ तो नहीं है, ये मना किया था ना मैंने कि अ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अ दोनों में ही नहीं है, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, और जमा के निशान के बाद आ दिया हुआ है। आ क्या है? एक स्वर है। ठीक है, अब आ, इसको हमने विसर्ग को हटा के क्या लेना है? र लेना है, आधा र। अब आधा र लिया है यानी स्वर रहित है। अब उसमें हमें स्वर कौन सा जोड़ना है? जो यहाँ दिया गया है जमा के निशान के बाद, आ। तो ये बन जाएगा दुरा। ठीक है, दुरा चार, यूं का यूं लिख देंगे। ठीक है, ज्यों का त्यों। उसके बाद तीसरा नियम देखेंगे, विसर्ग का श में परिवर्तन कैसे होता है। जमा के निशान के बाद विसर्ग दिया है और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, 11 स्वर है, 11 में से कोई भी स्वर आ जाए यहाँ पे, अ ई, कोई भी। ठीक है, और जमा के निशान के बाद ये तीनों में से कोई एक हो, च दिया हो, छ दिया हो, ये श दिया हो। अगर ये इस तरीके से कुछ दिया गया है आपके सामने, तो आप इसको विसर्ग को किस में बदलेंगे? स्वर रहित श में, यानी कि आधे श में। ठीक है, उदाहरण देखिए, दुह जमा शासन। ठीक है, अब विसर्ग जो है, विसर्ग से पहले ऊ की ध्वनि, ऊ स्वर सुनाई दे रहा है, और जमा के निशान के बाद श दिया हुआ है। और नीचे देखेंगे जमा के निशान से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? न पे छोटी ई की, यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे छोटी ई, और यहाँ पे जमा के निशान के बाद श दिया हुआ है, यहाँ पे जमा के निशान के बाद च दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला च छ श, इन तीनों में से कोई भी होना चाहिए, जो दो यहाँ पे दिए हुए हैं। श भी दिया हुआ है, च भी दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे विसर्ग को हटाकर आधे श में लिखना है। आधे श में यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा, तो ये शब्द बन जाएगा दुशासन, और नीचे वाला शब्द क्या बन जाएगा? निश्चिंत। अगला नियम देखेंगे विसर्ग संधि का। विसर्ग स में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? जमा के निशान से पहले विसर्ग तो दिया हुआ है, लेकिन जमा के निशान के बाद यदि त दिया है या स दिया है, ठीक है, तो हम इसको आधे स में यानी स्वर रहित स में परिवर्तन कर देंगे। कैसे? नमः जमाते, जमा के निशान से पहले विसर्ग है दोनों में, और यहाँ पे जमा के निशान के बाद त है, यहाँ पे जमा के निशान के बाद स है। तो हम क्या करेंगे? विसर्ग को आधे स में बदल देंगे। नमः जमाते, विसर्ग हटाया, आधा स लगा दिया, शब्द बन गया नमस्ते।
अब यहाँ पे विसर्ग हटाया, आधा स लगाया, शब्द बन गया निस्संकोच। ठीक, अगला नियम देखिए, विसर्ग का क्ष में परिवर्तन किस प्रकार से होगा? यदि जमा के निशान से पहले विसर्ग दिया हुआ है और विसर्ग से पहले, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा ऊ, ई उ, इन दोनों में से कोई एक ध्वनि सुनाई दे रही है और जमा के निशान के बाद क ख ट ठ प फ यानी इन तीनों वर्गों के प्रथम दो वर्ण दिए हुए हों, ठीक है, तो हम इसको विसर्ग को हटा देंगे और क्ष में बदल देंगे, स्वर रहित क्ष में। अब निहि जमा पाप, दुह जमा कर, पहले वाले में विसर्ग हटाया, आधा अक्षर लगा दिया, निष्पाप हो गया। यहाँ पे विसर्ग हटाया, आधा अक्षर लगा दिया, दुष्कर्म हो गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसके बाद आगे देखिए, विसर्ग का लुप्त होना और पूर्व स्वर का दीर्घ होना किस प्रकार से? ध्यान से देखिए, जमा के निशान से पहले विसर्ग है, ठीक है, और जमा के निशान के बाद यदि र दिया गया है, ठीक है, तो ये विसर्ग जो है वो समाप्त हो जाएगा और पहले जो भी स्वर लगा हुआ है वो दीर्घ बन जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जमा के निशान से पहले दोनों में विसर्ग है और ना पे हम देखेंगे दोनों पे छोटी की मात्रा लग रही है, इस पे भी लग रही है और इस पे भी लग रही है, लेकिन जमा के निशान के बाद दोनों में र आ रहा है, तो हम विसर्ग तो हटा देंगे, लेकिन क्या करेंगे, ये जो ना पे छोटी की मात्रा है किस में बदल जाएगी? बड़ी की मात्रा में, दोनों में। तो पहला शब्द क्या बन जाएगा? निहि जमा रोग, निरोग, निहि जमा रस, नीरस। ठीक है, अब अगला नियम देखेंगे, विसर्ग का अपरिवर्तित रहना। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें विसर्ग जो है वो बदलता ही नहीं है बेटा? क्या है उसका नियम? क्या है? यदि विसर्ग से पहले अ की ध्वनि सुनाई दे रही है और विसर्ग और जमा के बाद क दिया हो या प दिया हो, ध्यान से देखिए, जमा के निशान से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले कौन सी साउंड सुनाई दे रही है? अ की, अ का स्वर सुनाई दे रहा है और जमा के निशान के बाद या तो क दिया हुआ हो या फिर प दिया हुआ हो, तो हम विसर्ग को नहीं बदलते हैं, विसर्ग नहीं बदलता। कैसे? उदाहरण देखेंगे, प्रातः जमा काल, ठीक है, तो शब्द बन गया प्रातः काल। अब इसमें हमने विसर्ग को यूं का यूं लिखा है शब्द के अंदर। क्यों लिखा है? क्योंकि जमा के निशान के बाद क दिया हुआ है और जमा के निशान से पहले जो विसर्ग आ रहा है उसमें उससे पहले आने वाले अक्षर पर अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे विसर्ग को ज्यों का त्यों शब्द में लिखा है और जो शब्द जमा के निशान से पहले लिखे और बाद में लिखे हुए हैं उन दोनों शब्दों को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, किसी में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये तो थे हमारे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियम। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ सारे। ठीक है, ये व्यंजन संधि के नियम, वर्ग के प्रथम वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था, वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। उसके बाद हमने तीसरा नियम देखा था, त संबंधी नियम देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने चौथा पढ़ा था छ संबंधी नियम, पांचवा पढ़ा था म संबंधी नियम। फिर हम आए थे विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि में हमने ये नियम पढ़े हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितने नियम हो गए? 7 नियम हो गए विसर्ग संधि के। ठीक है बेटा, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी संदेह होता है तो आप मुझे अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख कर दो। ठीक है, मैं आपको उनके उत्तर लिख कर दूंगी। ठीक है, और कोशिश करूंगी कि मैं सभी बच्चों के
सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह जो उपविषय हमने संधि है पढ़ा, वो आपको भली-भाँति समझ में आ गया होगा। ठीक है? हमारी अगली वीडियो जो है वो समास पर आधारित होगी, समास उपविषय पर आधारित होगी। उसे देखने के लिए मेरी इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। धन्यवाद बेटा।